Yes. ओके, कॉपी इट। ये पैटर्न है, याद आया? ये खाली पैटर्न है, पूरा सॉल्यूशन नहीं है। कॉपी करो इसको जल्दी से। Yes. हम्म। सर, हाँ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हाँ आप थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मैं करता हूँ, मैं आपके लिए करता हूँ। ये जो कॉपी करे उनको करने दीजिए। ओके, थैंक यू सर। सर, ये तो लिखा था ना पहले? नहीं, ये मैंने आपको उससे लिख के बोला था ना, ये न्यूमेरिकल्स आपको मैं करूँगा। लिखा था हम लोग ने। ये लिखा हुआ है। यस सर, ये लिखा है। ओके ओके, ये वाला देखो, के एल। ये वाला नो सर, दो। जल्दी लिखना, टाइम नहीं है अपने पास। हो गया? Yes. सर, दो मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम बट बी फास्ट। सर, हो गया। ओके, ओ, फिर यहाँ पे ओ पी, P1। यस सर, डन। इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये जो सम है नोटेड एज पी, उसका रिमेनिंग कैलकुलेशन है मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये यूरिया वाला क्वेश्चन। सर, डन। डन। क्यू का रिमेनिंग पार्ट है। ओके, Yes. Done. Done, sir. द लास्ट क्वेश्चन। ये आपको वैसे भी आना चाहिए था, बिकॉज हमने एक आई थिंक जे जो था वो ये सेम था ऐसे ही। हो गया? सर, 2 मिनट। हाँ, Yes. ओके। Done, sir. Done. सर, लास्ट। अब वो तुम खुद लिखो। वेरी गुड। We will talk about accuracy. फर्स्ट, एक्यूरेसी के पॉइंट्स आप नोट कर लेना। क्या लिखा है देखो, एक्यूरेसी क्या होता है? इट इज, यस, इट इज अ वैल्यू, या इट रिफर्स, ऐसे करो, इट रिफर्स टू नियरनेस, इट रिफर्स टू नियरनेस of the measure value. Of exact value. ऑफ द, नहीं, ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं, ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। यानी जो वैल्यू आपने मेजर किया है
वो कितना करीब है, कितना नियर है किसके, टू द मेजर्ड वैल्यू, टू द ट्रू ट्रू वैल्यू। वैल्यू। तो ये जो है इसका मीनिंग क्या होता है कि कल हम बात कर रहे थे कि टीचर ने आपको एक रीडिंग दे दिया 10.2 ml, ये उनका ट्रू वैल्यू है। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने 10.1 लाया है, किसी ने 10.3 लाया है, किसी ने 9.8 लाया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो 10.1 और 10.3 है ये ज्यादा एक्यूरेट है, यस सर। लेकिन ये 9.8 जो है वो लेस एक्यूरेट है। यस। हाँ, तो नियरनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ये हो जाता है क्या, एक्यूरेसी। ठीक है। और वहीं पे अगर आप बात करते हैं प्रिसिजन की, सो प्रिसिजन का फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, क्या लिखा है, इट रिफर्स टू, यस, क्लोजनेस ऑफ। यहाँ पे नियरनेस नहीं है, यहाँ पे क्लोजनेस ऑफ। एक्चुअली वर्ड मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, नियरनेस बोलो चाहे क्लोजनेस बोलो, लेकिन फर्क क्या है आपको समझेगा। क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल रीडिंग ऑफ सेम क्वांटिटी। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। पर्सन ए, ये है आपका ट्रू वैल्यू। पर्सन ए ने 5 टाइम्स रीडिंग लिया, ठीक है, 9.9, 10.1, 10.4, 10.6, 10.1, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये जो वैल्यूज है 9.9, 10.1, 10.4, 10.6 और 10.1, क्या ये सारे के सारे वैल्यू एक दूसरे से काफी क्लोज है? नो सर। नो सर। रेंज कितने का आ रहा है? स्टार्टिंग वैल्यू 9.19 से 10.1 का, 0.2 0.2, उसके बाद यहाँ पे 0.3, 0.3, 0.2, 0.2, 0.5। 5। तो ये जो 0.5 आ गया है ना, इसकी वजह से ये थोड़ा सा क्लोज होने से बच गया, यस सर। अदरवाइज वो क्लोज ही है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लेस एक्यूरेट है। ठीक है। और प्रिसाइज की वो बात अगर हम करें तो ये 10.6 वाली जो वैल्यू है वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। हाँ। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप कोई एक एनालिसिस करते हो, तो वो जो रीडिंग्स आपको मिलती है, वो रीडिंग आपस में कितने क्लोज है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, लीव इट असाइड, लेकिन वो सारे रीडिंग्स आपस में कितना क्लोज है। दैट मीन्स आप जो प्रैक्टिकली आप परफॉर्मेंस वहां पे दे रहे हो, वो जो परफॉर्मेंस है वो आप कितने काबिल हो ये दिखाता है, कि आपकी रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली आसपास ही आ रहा है बाकी सारे रीडिंग्स के, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। अब वो एक्यूरेसी अलग चीज हो गया, प्रिसीजन अलग चीज हो गया। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, यू मस्ट बी एक्यूरेट एंड यू मस्ट बी प्रिसाइज। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों आपके पास होना चाहिए, ये एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन होता है आपसे। ठीक है ना, कि आप एक बार एग्जामिनर ने आपकी रीडिंग चेक की, आपके 10.2 के बदले आपका 10.1 आया है, एग्जामिनर इज हैप्पी विथ यू, लेकिन सेकेंड रीडिंग आपका 10.2 के बदले 9.5 आ गया या 10.8 आ गया। अब एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा, दिस टाइम यू आर नॉट एक्यूरेट, ट्राई वन मोर टाइम।
एक बार फिर से आपने ट्राई किया, फिर रीडिंग इधर उधर हो गई, तो एग्जामिनर बोलेगा कि यू आर नॉट एक्यूरेट एंड यू आर नॉट प्रिसाइज। क्या ये क्लियर है जिसने डाउट पूछा था? Yes, sir. Okay, so accuracy and precision is done. Now comes the next portion. क्या है देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां से जो है ना, ये वाला हम खत्म करेंगे ना, तो उसके बाद थियरी पार्ट में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हम लोग सम सॉल्व करेंगे ताकि ये बेस इसका प्रॉपर हो जाए। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या? देखो, आपको कुछ फिगर्स जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, अनसर्टेनिटी इज इन मेजर्ड वैल्यू लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटेड रिजल्ट। आप जो रीडिंग ले रहे हो, जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हो, अगर वो सर्टेन नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी है कि वो सही है कि नहीं है, उसमें वैल्यू कौन सी हम एक्सेप्ट करेंगे, कौन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपका जो फाइनल कैलकुलेशन रिजल्ट आएगा वो भी अनसर्टेन होगा, वो भी प्रॉपर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल समझो, कोई एक कॉलम है, कॉलम मतलब जैसे ब्यूरेट है, तो ब्यूरेट में 10.2, इसमें एरर कितने का हो सकता है? प्लस माइनस 0.1 का एरर हो सकता है, रिकॉर्डेड ऑन अ ब्यूरेट हैविंग द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 ml। फॉर एग्जांपल, कल हमने एक डायग्राम देखा था ना, यहाँ पे ये देख सकते हैं ना आप लोग, जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें रीडिंग 10.2 ml है, सेकेंड वाले में भी 10.2 ml ही है, और थर्ड वाले में 10.2 और 10.3 के बीच में है, लेकिन 10.2 को वो साइड से टच कर रहा है, देखो एज पे देखो टच कर रहा है, तो वो भी 10.2 ही है। तो अब क्या होता है कि इसमें ये 10.2 जो रीडिंग है, उसमें लिस्ट काउंट कितने का है? 0.1 ml का। और कल हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि लिस्ट काउंट कैसे देखते हैं, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, वो डिजिट होता है लिस्ट काउंट। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो इट्स 0.1 ml, ये आपका लिस्ट काउंट है। ओके, सो यहाँ पे कैसे लिखा है देखो, इट इज सेड दैट द लास्ट डिजिट दैट इज 2 इन द रीडिंग इज अनसर्टेन। मतलब वो आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, वो 10.1 भी आ सकता है, 10.2 भी आ सकता है, और 10.3 भी आ सकता है। सर्टेन क्या है इसमें, ये तीनों रीडिंग में सर्टेन क्या है? 10। ओके, 10.2 में जो सर्टेन वैल्यू है वो क्या है? वो है 10, चाहे वो 10.1 हो, चाहे वो 10.2 हो या 10.3 हो। ओके, वो वैल्यू जो है वो सर्टेन है। और अनसर्टेन क्या है कि डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो अनसर्टेन है, वो कुछ भी आ सकता है। आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Whatever I am speaking, is it clear to you? Yeah, sir. Okay. Yes. Yes. Okay. Sir. So Yes, sir. in this reading 10.2 ml, this first part before decimal part, 10.1 ml or 10.3 ml, this the first part that is before the decimal point is certain, ये फिक्स है। लेकिन जो डेसिमल के बाद के जो वैल्यूज हैं ये अनसर्टेन है, इनका आना या ना आना वो फिक्स नहीं है, बट 10 तो आएगा ही आएगा। सो सर्टेन एंड अनसर्टेन, इसका मतलब ये है। नाउ सी, द सिग्निफिकेंट फिगर इज अ मेजरमेंट और रिजल्ट्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। मतलब ये कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ डिजिट्स, सी नंबर ऑफ डिजिट्स नोन विथ सर्टेनिटी, यानी ऐसी वैल्यू जो पक्का आपको मालूम है कि वही आएगा।
और उसके साथ में एक अनसर्टेन डिजिट लेंगे, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. In a scientific experiment, a result is obtained by doing calculations in which value of a number of quantities measured with equipment of different least counts are used. मतलब कोई भी एक जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा. अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, बहुत ही सिंपल रूल्स है, आप देख लो. फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1, 2, 7, 3 एंड 4. ओके. नेक्स्ट, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो यहां पे 1, 2, 0, 0, 0, 7, बिकॉज ये 3 जीरो आप देख रहे हो, 3 जीरोज, ये दो कंफर्म डिजिट है 2 और 7 जो कि नॉन जीरो है, उसके बीच में है, इन बिटवीन. दैट्स व्हाई ऑल दीज जीरोज आर आल्सो सिग्निफिकेंट. तो फर्स्ट पॉइंट पे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है, और सेकंड वाले पॉइंट में जो जीरोज है अगर वो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट है. तो काउंटिंग करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, जीरोज ऑन द लेफ्ट. अब यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है. जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल 0.025 has two significant figures, only 2 and 5. ये जो जीरो यहां दिया है, ओके, उसमें क्या लिखा था? जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो. तो फर्स्ट नॉन जीरो ये है 2. 2 के लेफ्ट में जितने भी जीरो आएंगे वो सभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. तो ओनली 2 and 5 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. और यहाँ पे 0.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? टेल मी. 1. 1. We will not take these zeros as significant because ये लेफ्ट साइड में है नॉन जीरो के और किसी के बीच में नहीं है. ओके, नेक्स्ट. zeros at the end of a number are significant. कोई भी नंबर जब एंड होता है और वहां पे जीरो आता है एंडिंग में, तो उसको हम बोलते हैं क्या है? सिग्निफिकेंट है, इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट. तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट साइड का जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है. और क्या लिखा है देखो? टर्मिनल जीरो. टर्मिनल जीरो मतलब क्या? जो लास्ट में जीरो आते हैं वो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी दिया है, देखो. दिस इज बिकॉज the least count of an instrument contains decimal point. Significant figure जो है, एक मिनट, significant figure जो होता है ना, it is related with least count. Significant figure किससे रिलेटेड है? least count. अब यहाँ पे 400 ग्राम लिखा हुआ है. अब इसमें लिस्ट काउंट क्या है इसका? कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर यहाँ पे 0.400 kg लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट्स आ गया सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. एग्जाम्पल बुक में वही दिया हुआ, देखो. 0.400 gram has 3 significant figures. Why? यहाँ पे क्या लिखा है देखो? 0 at the end of a number are significant if they are on the right side of the decimal point. इसका मतलब 4 के बाद ये जो 2 0 यहाँ दिख रहा है आपको, these are significant figures. We will count it as 3, 4, 0 and 0. But this 0 which is left to the decimal, इसको हम काउंट नहीं करेंगे. The measurement here indicates that it is made on a weighing machine
हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 0.001 ग्राम। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। आगे क्या लिखा है उसमें, significant figures are also indicated in scientific notations by means of decimal points. For example, the measurement 400 gram has one significant figure. यहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम होता है, देखो बोलेंगे सर यहाँ पे तो 4 है, 0 है और 0 है, तो 3 कंफर्म डिजिट्स है यहाँ पे, तभी भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है? क्योंकि जब आप इसको नोटेशन में लिखोगे तो क्या मिलेगा, 4.0 इंटू 10⁻²। अब ये 4.0 में 4 और 0 ये दोनों सिग्निफिकेंट है। यहां पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ओके, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 0 है तो 2 नॉन जीरो के बीच में जितना 0 है वो सब सिग्निफिकेंट है। लेकिन कोई भी नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितना भी 0 आएगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा, उसको बिल्कुल काउंट मत करो। और फोर्थ वाले में मिक्स है पूरा। किसी नंबर के एंड में अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 0 है तो वो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 0.400 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन 400 ग्राम जो यहाँ दिया है इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 4। लेकिन अगर आप उसको नोटेशन फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पे 4.0 इंटू 10⁻² लिखा, तो ये 4 और 0 दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके, एंड सिमिलरली 4.00 इंटू 10⁻² will have 3 significant figures. सर एक बार 4 रिपीट करो ना, स्टार्टिंग का। वही कर रहा हूँ, रुको इसको यहाँ लेके आते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर 0.400 ग्राम। आपने फोर्थ में ये रूल देखा कि कोई भी 0 अगर किसी नंबर के एंड में है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वो डेसिमल के राइट साइड में हो। तो क्या यहाँ पे ये दोनों 0 डेसिमल के राइट साइड में है? Yes. तो No. 4, 0 and 0 आर सिग्निफिकेंट। बट ये जो 0 यहाँ दिख रहा है आपको, क्या ये सिग्निफिकेंट है? नो No. क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में हो। तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अब उसके बाद यहां अगर 400 लिया, ठीक है, 400 ग्राम में ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब डाउट यहीं पे है कि ये दोनों 0 को क्यों हम काउंट नहीं कर रहे हैं। रीजन उसका ये है कि वहां पे डेसिमल पॉइंट की बात की गई थी। ओके, ये जो दोनों जीरोस हैं ये डेसिमल के राइट साइड में है, ये नहीं शो हो रहा इधर, इसलिए ये दोनों 0 जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन ये 400 को अगर आप 4 इंटू 10⁻² लिखते हो तभी भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। लेकिन अगर 4.0 लिखते हो इंटू 10⁻², तो यहाँ पे 4 और 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 4.00 इंटू 10⁻² लिखते हो तो 4, 0 और 0, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आपको खाली ये ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट का यहाँ पे रूल प्रॉपर समझ लो। डेसिमल के लेफ्ट में अगर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और डेसिमल के राइट में अगर 0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर है। इज इट अंडरस्टूड? सर 400 को आपने कैसे किया? ये वाला 400 बोल रहे हैं? यस 400 में जब व्हेन यू से 400 तो वहां पे आपको लीस्ट काउंट कितना है कैसे मालूम पड़ेगा? लीस्ट काउंट के लिए डेसिमल चाहिए ना, यस जो वहां पे डेसिमल है ही नहीं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, इफ यू राइट 400.0 ग्राम,
अब यहाँ पे जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आप मान सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप 0.400 लेते हो तो ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल के राइट में जो जीरो रहेगा वही सिग्निफिकेंट होगा, ये आप कंसिडर कर लो। देखो एग्जांपल में, हाँ बोलो सर बोलो। सर 4.0 लिया तो आपने 4,0 लिया ना, हाँ ये तो लिया फिर 0.025 में जीरो क्यों नहीं लिया सर? 0.025 में यहाँ पे क्या बोला है ना कि डेसिमल के लेफ्ट राइट में ये गया है, लेकिन हाँ। उसके बाद एक नॉन जीरो यहाँ पे डिजिट है। रूल नंबर 2 देखो, देखो यहाँ पे फिर से देखो, रूल नंबर 1 क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, जितने भी नॉन जीरो है सब सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 में क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट में रहे चाहे वो डेसिमल के राइट में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहां जो ये 0.025 है, तो ये जो जीरो आप देख रहे हो ये नॉन जीरो के लेफ्ट में है, ये जो है नॉन जीरो के लेफ्ट में है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे जीरो के पहले 1 होता तो ये दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच में आता, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये भी सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल देखें इसका जरा सा, क्वेश्चन यस यस क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा। Yes. पहले रूल खत्म कर लो, उसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं। देखो हाँ यहाँ पे द जीरोस, ये देखो, द जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स इन दीज केसेस इंडिकेट्स दैट द लीस्ट काउंट्स ऑफ द वेइंग मशीन्स आर 1 ग्राम। जब आप 400 ग्राम ले रहे हो तभी लीस्ट काउंट 1 ग्राम से स्टार्ट हुआ ना। हेलो, Yes. यस यस Yes. और Yes. दूसरे में 0.1 ग्राम था, क्योंकि आपने 4.0 बोला इसलिए 0.1 हुआ, और 4.00 मतलब 2 डिजिट देखा डेसिमल के बाद, इसलिए 0.01 ग्राम हो गया रिस्पेक्टिवली। तो लीस्ट काउंट अगर डेसिमल में आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर आप उसको मानते हो। लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, आगे एग्जांपल दिया ही है। इन नंबर written in scientific notation, all digits are significant. For example, see 2.035 into 10 raised to 2 has 4 significant figures, 2, 0, 3 and 5. और यहाँ पे 3.25 है तो 3 significant figures है, that is 3, 2 and 5. अब आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम 2.7 यहाँ दिया है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4.065। आंसर तो उसने दे दिया है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4, क्योंकि ये जो 4, हाँ ये जो इन बिटवीन 6 और 5, हाँ ये जो जीरो आया है ये दो नॉन जीरो के बीच में आया है, तो इसको हम काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे 0.32 जो है इसमें सिर्फ 2 ही रहेगा, लेफ्ट साइड का जीरो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे 4 है, सी में 4 है, डी में कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 1। One. और ई में 1, Two. 2। Two. हाँ, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो राइट साइड में है इसलिए हम उसको काउंट करेंगे। उसके बाद एफ में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 6 है। सर हाँ बोलो सर बोलो ना। सर जो इंटू 10 रेस्ट टू -5 है तो उसको कंसीडर नहीं करने का ना? नहीं वो फिगर थोड़ी है, ओके वो तो नोटेशन है ना। और डी वाले का कितना है? डी डी ना, डी में सिर्फ एक ही है ना। हाँ यहाँ पे देखो 0.02 है तो सिर्फ एक ही है ना। अगर वो 0.20 होता तो 2 हो जाता।
लेकिन वो 0.02 है, इसलिए सिर्फ 1। Yes. ओके, अब जरा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कल हम लोगों ने मैं बोला था ना आपको एक्सरसाइज के लिए, उसको जरा देखो। हाँ, यहाँ पे देखो, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बोलिए, फर्स्ट वाले में कितना है? 4, 4. 4 है। ओके, सेकंड वाले में कितना है? 3, 3 है। और ये थर्ड वाला आप बता दो तो क्लियर हो गया फिर। 2. 2। 2 sir 2 आपने बिल्कुल भी ये 0 काउंट नहीं किया, वेरी गुड। और फोर्थ वाले में कितना है? 5. 5. 5। 5 फिफ्थ वाले में कितना है? 3. 3, अब सिक्स वाले का बता दो। 2. 2 है सिर्फ। देखो ध्यान से, ये जो 2 0 है वही सिग्निफिकेंट है, इसके पहले का 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। माइक ऑफ करो, किसी का तो माइक बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है। ओके, इतना महंगा महंगा माइक खरीदो मत यार, मन की आवाज भी आती है आपकी। ओके, नेक्स्ट आप देखो 8.50, बता दो जल्दी से। 3. ओके, और अब लास्ट वाला बता दो। 4. 4 पूरा। लेकिन अगर ये सिर्फ 300 होता बस, तो 1. सिर्फ एक ही डिजिट होता, दैट इज 3। लेकिन ये डेसिमल, हाँ, लेकिन ये डेसिमल की वजह से वी गॉट एक्स्ट्रा 3 zeros, दैट्स व्हाई इट इज 4। ओके, क्लियर है? Yes. और कहीं पे है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे करेंगे इसको? राउंड ऑफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 25.55 राउंड ऑफ करने आता है ना। ये 5 अगर है तो उसको अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो एक्स्ट्रा इधर एक प्लस करेंगे। व्हाट आई मीन टू से कि वो था 25.55। आपको ये बेसिक आपके स्टैंडर्ड्स का रूल था, 25.5 के बदले 6 हो जाएगा, ये ले सकते हैं ना? Yes. हाँ। Yes. लेकिन आपको क्या बोला है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो जैसे ये 6 को आप इग्नोर करोगे तो ये 26 हो जाएगा, क्योंकि 25 से एक प्लस करके 26 लिखेंगे। ओके, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला क्या है? 0.02254. ओके, 0.00254 इसको कंसिडर करो। अब इसको राउंड ऑफ करना है। ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के लिए, तो आप इसको 0.0025 लिख सकते हैं। ये 4 को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन क्या आपने यहाँ पे कुछ भी प्लस किया है? No. No. ये रूल आपको पता है ना राउंड ऑफ का? कभी भी याद रखना, Yes. कभी भी याद रखना, अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 2, 3 या 4 होता है, ओके, सो इग्नोर करो विथ नो चेंज, कुछ चेंज मत करो। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5, 6, 7, 8 या 9 होता है तो आप इसको इग्नोर करोगे, लेकिन चेंज क्या होगा? 1 is added, okay, to the preceding value, यानी उसके पहले का जो डिजिट होगा उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। ये रूल तो आपको पता है ना, या आप 8, 7, 8 स्टैंडर्ड से देख रहे हो? सर एक और रूल है ना, क्या हुआ? एक और रूल है ना, कौन सा? सम
5 रहेगा, 5 के आगे इवन या फिर ऑड नंबर रहेगा तो कुछ ऐसा था ना। वो अलग चीज, वो अलग है। यहाँ पे राउंड ऑफ में क्या होता है, राउंड ऑफ में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। राउंड ऑफ में सिर्फ एक ही चीज होता है कि अगर लास्ट डिजिट जो आपको इग्नोर करना है वो 5 से कम है तो उसको सीधा इग्नोर करो और कहीं कुछ चेंज मत करो। लेकिन अगर वो 5 या उससे ग्रेटर वैल्यू है तो उसको इग्नोर करो और उसके पहले के वैल्यू में या डिजिट में एक जो है वो प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो। ओके, चलो आपकी प्रैक्टिस, अभी आपकी प्रैक्टिस। 1.491 इंटू 10⁵ तो क्या हो जाएगा? 1.5 क्यों हुआ? क्योंकि 1 इग्नोर हो जाएगा, नो चेंज। लेकिन जब आप 9 को इग्नोर करोगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ओके, चलिए 199 है, अब इसका क्या करोगे? 2.0 अगर आपने 2.0 लिखा डायरेक्ट 2 ना चलेगा, लेकिन आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना बेटा, इसलिए 0.0 तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये 199 2 हो सकता है क्या? 200 जा सकते हो ना, तो इंटू 10⁵. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आई एम शोइंग यू। आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 कितना है? 199 ग्राम। आप ये 199 ग्राम जो है ना, इसको क्या करोगे मालूम है? 1.99 इंटू 10⁵ और फिर ग्राम लिखोगे। समझे क्या? नो। अरे या समझा समझा। हाँ, आप 199 को डायरेक्ट 2 कैसे लिख सकते हो? तो आप उसे लिखोगे 1.99। आप इसको सिग्निफिकेंट करोगे तो ये 9 को जब आप इग्नोर करोगे तो ये 9 का 10 हो जाएगा ना, तो वो 10 का हो गया 0, 2.0 रिमाइंडर कितना हो गया 1 और ये 1 + 1 हो गया 2, इसलिए आया 2.0 इंटू 10⁵ ग्राम। अंडरस्टूड? यस Yes. सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर? Yes. Yes. क्लियर. Okay, now come to the next topic. What is there? हाँ, see, यहाँ पे अब आपके केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, वो अब आप रीड करने वाले हो। वो अब देखो क्या है, कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें राउंडिंग ऑफ आपने अभी खुद समझ लिया, थियरी में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, यहाँ पे जो मैंने आपको रूल बताया तो यहाँ लिखा है, देखो लास्ट वैल्यू डिजिट इज, यहाँ क्या लिखा है? <5, so the last digit is left unchanged. Okay, or if the digit following the last digit to be kept is 5 or more, the last digit to be kept is increased by 1. तो ये मैंने आपको बता दिया, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन किया कैसे। ओके, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का? So it is the formula which indicates the actual number of atoms of the constituent elements in a molecule. Particular किसी molecule में या किसी compound में कितना number of कौन से constituent elements का कितना atoms है, वो हम show करते हैं molecular formula से। अब इसको हम obtain करते हैं। देखो सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर आपने शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को बताया था, कितना बताया था? C6H12O22. C12H22O11, ये आपने शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को बताया था। लेकिन ये आपको मालूम कैसे पड़ा? आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये मालूम पड़ा था ना कि उसके अंदर कार्बन है और वाटर मॉलिक्यूल है, ये तो आपका क्वालिटेटिव था। लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी कैसे मालूम पड़ा आपको? तो वो यहाँ पे आप सीखोगे अभी कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज
of present elemental composition and molar mass of that compound. अब चलते हैं इस थियरी में, क्या है इसमें देखो, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. नाउ एक और नया वर्ड आपके पास है अभी, एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, सी, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ये तो आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है, फॉर्म होता है, तो अलग डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं. और quantitative determination of the constituent element by suitable methods provides the percent elemental composition, okay, of a compound. यहाँ पे क्या लिखा है, if the percent total is not 100, the difference is considered as percent oxygen. मतलब ऑक्सीजन उसको कॉम्पनसेट करता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. फ्रॉम द परसेंटेज कॉम्पोजिशन द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड. नाउ सी द एम्पिरिकल फॉर्मूला. ये डेफिनेशन आपको बायट होना चाहिए. क्या आप यहाँ लेक्चर में ध्यान दे रहे हो या आप बात कर रहे हो आपस में? शुड आई कंटिन्यू? यस सर. देखो यस सर. प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ. प्रॉब्लम है कि ये पोर्शन अभी थियोरिटिकल है पूरा. इसमें अगर एक भी लिंक टूटा ना आपका तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन देख लो, ठीक है. द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. एकदम सिंपलेस्ट रेशियो. जब तक इसको आप एग्जांपल नहीं देखोगे उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा. ओके, the simplest ratio of atoms of constituent elements in a molecule is called the empirical formula of that compound. Molecular formula can be obtained from the empirical formula if the molar mass is known, and the molar mass of substance under examination is determined by some convenient method. अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो सर. हाँ, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर से एक बार बताइए ना. एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या करते हैं मालूम है? देखो, ओके, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको C12H22O11 ये है आपका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुगर का. C6H12 और O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का. ओके, इसमें कार्बन का रेशियो क्या है? 1:2:1. मतलब कार्बन 1 पार्ट है, हाइड्रोजन 2 पार्ट है और ऑक्सीजन 1 पार्ट है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? तो C, ओके, H2O, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया. अजीब लग रहा है ना CH2O? सर ये कैसे मिला, वापस एक बार समझा. देख, यहाँ पे कार्बन कितना पार्ट है? 6. डिवाइड बाय 6 थ्रू आउट. हाँ, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ इन तीनों का? 6 है ना. तो 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6. तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन जो एलिमेंट्स का आ रहा है, कार्बन कितना पार्ट है? आप बोलोगे सर कार्बन 1 पार्ट है. और हाइड्रोजन बोलोगे वो कार्बन का डबल है. और ऑक्सीजन, सर जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है. सो 1:2:1 हो गया. अब मैं बोलता हूं कि एलिमेंटल कंपोजिशन लिखो इसका. तो कार्बन 1 पार्ट है, हाइड्रोजन 2 डबल पार्ट है और ऑक्सीजन 1 पार्ट है. तो CH2O ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला. लेकिन C6H12O6 ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आपने 10th में एक वर्ड पढ़ा था, बेंजीन. यस सर. यस. उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6. याद है? नहीं, कोई बात नहीं. आपको ये स्ट्रक्चर तो याद है? यस सर, स्ट्रक्चर है. Yes. हेक्सागोन. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाँ हाइड्रोजन तो कार्बन का टेट्रावैलेंट है, कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, कंप्लीट हो रहा है, बराबर है। तो ये Yes. पूरा स्ट्रक्चर में कितना, हाउ मेनी कार्बन वी हैव? 6। 6. हाउ मेनी हाइड्रोजन वी हैव? 6. 6। तो C6H6 ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस और नो? Yes. Yes. अब Yes. ये जो ये जो आप Yes. देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इसको क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो एक हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक हो गया स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉर्मूला अब आपको कोई बोलेगा कि इस बेंजीन में कितना कार्बन है? 6। 6. कितना हाइड्रोजन है? 6। 6. दोनों का रेशियो आप देखो तो 1:1। 1:1. यानी one जितना कार्बन है उतना ही उतना हाइड्रोजन। CH. CH क्या हो गया? हाइड्रोजन Empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला ठीक है। सर मतलब Yes. दोनों में इक्वल Yes. रहता है? यस। एक मिनट रुको, रेशियो निकालने का। दोनों में इक्वल नहीं रहता है, दोनों में रेशियो देखने का। अब यहाँ ग्लूकोज में ये तीनों इक्वल है क्या? कार्बन सिंगल है, हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन सिंगल है। तो ये देख के हमें क्या मालूम पड़ता है? हम ये बोल सकते हैं ना कि ग्लूकोज इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ओके, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, बट number of hydrogen atom is double of the carbon and oxygen. Are you getting it? Empirical Yes. formula. यस Okay. Yes. हाँ, तो इस तरह से आपको ये एम्पिरिकल फॉर्मूला समझना होता है। कोई भी एलिमेंट आप चूज कर लो, उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके एक सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा ना, वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। H2O है तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्यों? बिकॉज इसको सिंपलेस्ट रेशियो इसका वही है 2:1, Yes. है ना? तो यही बात हो गया। ओके यस Yes, sir. चलो अभी आप आते हैं, अब टेक्स्ट बुक में आते हैं और जल्दी से खत्म करेंगे आज का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है। ये प्रॉब्लम 2.9 देखो क्या लिखा है। A compound contains 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon and 71.65% of chlorine by mass. यानी ये आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। इट्स मोलार मास इज 98.96 ग्राम पर मोल, या पर मोल लिखा नहीं है, ये अभी रिक्वायर्ड नहीं इसलिए नहीं लिखा है। पूछा व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन वो भी दे दिया है 1.008, 12.000 and 35.453 unit, that is Dalton. Okay, now step 1 क्या है? सबसे पहले चेक करो whether the sum of all the percentage is 100, तो पक्का 99.99 that is equivalent to 100, so it's correct। ये आपने पढ़ा था ना यहाँ पे कि अगर जो परसेंटेज वहां पे स्किप होता है, अगर वो 100 नहीं आता है तो उसको ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको हाँ यहाँ पे आपको 100 यहाँ पे 100% आ रहा है। therefore no need to consider presence of oxygen atom in the molecule. That means ये कंफर्म हो गया कि आपको जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ओके है ये? Yes. हाँ, अब आगे देखो, conversion of mass percent to grams. Since we are having mass percent, it is convenient to use 100 gram the compound as a starting material. मतलब आपको कितना दिया उससे मतलब नहीं है, आप उसको 100 ग्राम अज्यूम कर रहे हो, तो 100 ग्राम में परसेंटेज के हिसाब से 4.07 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 24.27 ग्राम कार्बन होगा एंड 71.65 ग्राम क्लोरीन होगा। हाँ, तो क्यों ये कन्वीनियंट हो गया आपके लिए। स्टेप 3 क्या है देखो, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है, जो भी क्वांटिटी आपको दिया है अपॉन मोलार मास। तो हाइड्रोजन का क्वांटिटी कितना 4.07 अपॉन 1.008, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स
4.04। 04। सिमिलरली कार्बन का है 2.0 समथिंग जो दिया है, एंड सेम विथ क्लोरीन। एक बार आपको मोलार वॉल्यूम आ गया, हाँ, एक बार आपको मोलार या मोल मिल गया, नंबर ऑफ मोल, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिवाइड द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2.021, ये स्मॉलेस्ट है। ओके, सो आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। ये 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, अगेन ये 2 को सेम 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है कौन कौन सा? हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन जो है उसका रेशियो क्या मिला? 2:1:1। यस, समटाइम। यस ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। In case the ratio are not whole numbers, then they may be converted into whole numbers by multiplying. ये आपको पता है, अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आता रहेगा तो उसको हम होल नंबर बना सकते हैं। स्टेप 5 क्या है? देखो, अब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे, तो मुझे ये बता दो कितना। अब ये रेशियो चेक करो, 2:1:1 HCCl। तो कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, देखो यहाँ पे 1 कार्बन लिखा है। हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 लिखा है। और क्लोरीन सिंगल है तो सिंगल क्लोरीन लिखा है। तो ये हो गया CH2Cl, ये हो गया आपका मतलब आपको ये तो मालूम था कि उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन सा है। एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। वहां से आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, फिर सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड किया, और वो सिंपलेस्ट रेशियो से आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन किया। और जैसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, आपको मोलार मास तो दिया ही था, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो देखो यहाँ पे फॉर CH2Cl एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या बनेगा? कार्बन का 12.01 लिया है, हाइड्रोजन क्योंकि सिंगल एटम है वो तो 1.008, यहाँ पे 2 एटम्स है इसलिए 2 × 1.008, और क्लोरीन का फिर मोलार जो है एटॉमिक मास वो ले लिया, और ये पूरा आ गया 49.48। डिवाइड मोलार मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो मोलार मास है 98.96 और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो है मास है वो है 49.48। तो आपको वैल्यू मिला है 2। अब जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यहाँ पे फॉर्मूला है, देखो R इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो 2 इंटू CH2Cl इज C2H4Cl2। C2H4Cl2 ये हो गया मॉलिक्यूलर। हाँ बोलो सर, आर किधर से लिया? R एक आर्बिट्री वैल्यू है, आप उसको R बोलो, आप क्योंकि वो रेशियो है ना बेटा। ये क्या है? ये रेशियो है ना। यस। तो रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे R लिखा हुआ है। अच्छा, बस और कुछ नहीं। ओके, एक और चीज इसमें देखेंगे हम यहाँ पे। हाँ, ये भी न्यूमेरिकल देख लो जरा क्या लिखा है। अ कंपाउंड विथ मोलार मास दिया है, फाउंड टू कंटेन दिस मच कॉपर एंड सल्फर, सजेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड। यहाँ पे एक चीज समझ लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सीखने मिलेगा। परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ सल्फर 59.75 हो रहा है, सिर्फ 100 नहीं हुआ ना। No. तो जो रिमेनिंग कंपोजिशन है दैट इज 40.25, वो किसका होगा? Oxygen. ऑक्सीजन। हाँ, जैसे एक बार ये परसेंटेज कंफर्म हो गया उसके बाद मोल्स निकालो। सो मोल्स निकाला, परसेंटेज ऑफ कॉपर अपॉन एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, तो 0.625% इसका आया, और सल्फर का कितना आया? 0.629, और ऑक्सीजन का कितना है? 2.516। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे मिलता है? जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उससे हम डिवाइड करते हैं सबको। तो 0.629 स्मॉलेस्ट है, तो ये कॉपर 1 आएगा, सल्फर 1 आएगा, और ऑक्सीजन कितना आएगा? 4। यहाँ पे देखो डिवाइड करके दिए Yes, 4. 1:1:4। ये आपका हो गया सिंपलेस्ट रेशियो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंगल कॉपर, सिंगल सल्फर, बट ऑक्सीजन 4, तो ये हो गया CuSO4। इसको तो आप पहचानते हो अच्छे से,
कॉपर सल्फेट। ओके, Yes. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालो, कॉपर सल्फेट को प्लस करो, पूरा एटॉमिक मास पूरा प्लस करो तो आपको मिलेगा 159। ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और मोलार मास क्या है? एम्पिरिकल मास जो भी आता है उसी को हम मोलार मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि कॉपर सल्फेट ही तो उसका प्रॉपर वेब है ना फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे H2O का आप करोगे तो वैसे ही आएगा, क्योंकि H2O में सिंपलेस्ट रेशियो वही 2:1 है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अब इसमें जो भी डाउट Yes, sir. जो भी डाउट है उसको कलेक्ट करो और नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करो, बिकॉज डाउट तो आएगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डाउट तो आएगा।